दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिक्र आज विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का। जिक्र इसलिए क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने देश के 14 नवरत्नों में से एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट या विजाग स्टील प्लांट या फिर शॉर्ट में कहें तो वीएसपी को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी पर बसे शहर विशाखापट्टनम उर्फ विजाग उर्फ तेलुगु में उक्कू नगरम यानी कि स्टील सिटी में स्थित यह स्टील प्लांट देश का एकमात्र तटवर्ती स्टील प्लांट है। पिछले 50 वर्षों में यह न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि समूचे भारत की शान रहा है। 17 नवंबर 1970 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की मदद से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की और 1971 में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना हुई। 33,000 एकड़ में फैले इस स्टील प्लांट के लिए तकरीबन 22,000 एकड़ जमीन आंध्र के किसानों द्वारा दी गई, जिसके एवज में उन्हें 47 करोड़ अदा किए गए। इसके अलावा 6,000 एकड़ जमीन कुरुपम जमींदारों द्वारा दान की गई, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के हित में लिया हुआ यह एक महत्वपूर्ण कदम था। 18 फरवरी 1982 को विजाग स्टील प्लांट को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की छत्र छाया से निकालकर इसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नाम से एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया। कोक बैटरीज, सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप, कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन व थर्मल पावर प्लांट से लैस यह आधुनिक स्टील प्लांट 7.3 मिलियन टन पर एनम स्टील बनाने की क्षमता रखता है। इस वर्ष ही फरवरी में जब भारत सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंपने की घोषणा की तो स्टील इंडस्ट्री में भूचाल आना तय था। हुआ भी वही। स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज से लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों से लेकर आंध्र प्रदेश की आम जनता तक ने सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताई। विरोध में विशाखा उक्कू परिरक्षण पोराटा कमेटी द्वारा विशाखापट्टनम में 10 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। आंध्र से लेकर दिल्ली तक रैलियां निकाली गई, प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। विरोध का ऐसा दौर शुरू हुआ कि आज 200 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी जारी है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 20 मई 2021 को केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध करते हुए अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया। इस सारे घटनाक्रम के बावजूद जुलाई महीने में केंद्रीय मंत्री भागवत किशन राव ने लोकसभा में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार अपने निजीकरण के फैसले पर अडिग है। अब आप या मैं सरकार के इस फैसले को बदल तो नहीं सकते, लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। हालांकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा की तरह मैं एक एक करके आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और फिर अपनी व्यक्तिगत राय रखूंगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और बात लोहे की है तो लोहे वालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीएसपी के निजीकरण से होने वाले फायदे और नुकसानों से। सबसे पहले फायदों पर नजर डालते हैं। पहला फायदा, प्रोफेशनल लीडरशिप। किसी भी कॉरपोरेट हाउस के अंडर आने से वीएसपी को पेशेवर नेतृत्व मिलेगा, यह तो लाजमी है। पेशेवर नेतृत्व में बेहतर तकनीकी सहायता, बेहतर कार्यकुशलता और बेहतर गुणवत्ता का संचार होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरा और मेरी समझ से सबसे बड़ा फायदा जो वीएसपी को होगा वो यह है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगी। आपको यह जान के हैरानी होगी कि इतनी बड़ी सरकारी नवरत्न कंपनी होने के बावजूद वीएसपी को आज तक कोई कैप्टिव आयरन ओर माइन अलॉट नहीं की गई। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बड़े इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, लगभग सभी के पास कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अपनी आयरन ओर की खदानें हैं। यही कारण है कि वीएसपी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने निजी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जहां एक और खदानों वाले स्टील प्लांट में कच्चे माल पर लागत 35 से 48% रहती है, वहीं वीएसपी में यह लागत 65% से भी ऊपर चली जाती है। गौरतलब है वीएसपी सिर्फ आयरन ओर माइन न होने की वजह से अपने कच्चे माल के लिए सालाना लगभग 2000 करोड़ अधिक खर्च करता है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती है। चौथा फायदा कि वीएसपी का कस्टमर बेस बढ़ेगा, चाहे वो लोकल बाजार हो या अंतरराष्ट्रीय बाजार हो। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और कस्टमर बेस में विस्तार होगा तो प्रोडक्ट की बेटर रियलाइजेशन मिलना तो स्वाभाविक है। अब हम देखते हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया से होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान होगा वीएसपी के ग्राहकों को। 2 लाख से अधिक छोटे और मंझले उद्योग किसी न किसी माध्यम से वीएसपी पर कच्चे माल के लिए निर्भर रहते हैं। इन सभी उद्योगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी स्टील प्लांट होने के नाते वीएसपी कहीं ना कहीं रेगुलेटर का काम करता है। घटे हुए कंपटीशन की स्थिति में प्राइवेट प्लेयर्स को अपने अनुकूल प्राइस तय करने का मौका मिलेगा। बात करें रोजगार की तो करीब
1 लाख से अधिक लोग वीएसपी से अपनी आजीविका के लिए जुड़े हुए हैं। इनमें से 18,000 पक्के कर्मचारी हैं, 17,000 ठेके पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और करीब 65,000 से ऊपर लोग इनडायरेक्टली वीएसपी से जुड़े हैं। इनमें से सभी का तो नहीं, लेकिन कई लोगों का रोजगार संकट में आ सकता है। तीसरा नुकसान, वीएसपी की कुल कीमत 2,20,000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका आकलन किया है केवल 32,000 करोड़ रुपए। अब जब बेचने वाला ही अपनी प्रॉपर्टी की कीमत 32,000 करोड़ लगाए बैठा हो तो जाहिर सी बात है खरीदने वाला तो इससे कम पर ही खरीदेगा, यानी कि वीएसपी का अपनी वैल्यू से 14% से भी कम कीमत पर बिकना तय है। इसमें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि वीएसपी की पूरी जमीन की कीमत वही लगाई गई है जो 1970 में थी, यानी नो एप्रिसिएशन इन 51 ईयर्स। चौथा नुकसान है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। 1970 में आंध्र के किसानों और कुरुपम जमींदारों ने जमीन दी थी सरकार को एक पीएसयू निर्माण के लिए। इस कंडीशन पर दी हुई जमीन अब आसानी से निजी हाथों में सौंप दी जाएगी, और वो भी सन 1970 के रेट पे। आखिरी नुकसान यह है कि वीएसपी का रैकरिंग प्रॉफिट अब सरकारी खजाने में जाने की बजाय निजी हाथों में जाएगा। वीएसपी इस वक्त एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वित्त वर्ष 2020-21 में उसने 18,000 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। इसी वर्ष उसने 6.3 मिलियन टन स्टील बनाकर अपना हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी रिकॉर्ड बनाया। एक छोटी सी एक मुश्त कीमत के एवज में सरकार को कंपनी के रैकरिंग प्रॉफिट से वंचित रहना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक हमने वीएसपी के होने वाले निजीकरण से होने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर नजर डाली। आइए अब देखते हैं कि नफा किसका और नुकसान किसका। हमने वीएसपी के जिन जिन फायदों की बात की, दरअसल वे सभी फायदे खरीदार के होंगे, क्योंकि वीएसपी का मालिक तो वही होगा। यह खरीदार के लिए इतनी माउथ वाटरिंग डील है कि मेरा बस चलता तो खरीदारों की कतार में सबसे पहले मैं खड़ा होता। रही बात नुकसान की, तो देखते हैं नुकसान किसके हिस्से में आएंगे। सबसे पहला नुकसान ग्राहकों का। विकल्प कम होंगे तो जेब पर बोझ बढ़ेगा। दूसरा नुकसान कंपनी से जुड़ी वर्कफोर्स का। सभी पर तो नहीं, लेकिन कईयों पर रोजगार खोने की तलवार लटकेगी। तीसरा नुकसान आंध्र के किसानों और जमींदारों का, जिन्होंने अपनी जमीन दी तो थी सरकारी दायरे के लिए, लेकिन चली जाएगी निजी हाथों में। चौथा नुकसान खुद सरकार का, जिसने अपनी ही प्रॉपर्टी को उसके उचित दामों के 14% से भी कम मूल्य पर बेचने का फैसला लिया है। यदि पर्सनल लाइफ में मुझे कभी ऐसा निर्णय लेना पड़े तो इस तरह का फैसला मैं सिर्फ 2 कारणों से लूंगा। पहला यह कि मेरे घर की माली हालत इतनी खराब है कि मेरे पास अपनी एसेट कौड़ियों के भाव बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा कारण हो सकता है कि मुझे मेरे बिजनेस एसेट से मुनाफा कम हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसे में भी बेचने से पहले मैं इसे रिवाइव करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीएसपी के संदर्भ में कहूं तो इसकी कंपिटेंस सिर्फ कैप्टिव आयरन ओर माइन न होने की वजह से कम है, और इसका हल कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि हम चीन को बेतहाशा आयरन ओर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने देश की स्टील मिल को भी आयरन ओर मुहैया करा ही सकते हैं। खान और खनिज अधिनियम के सेक्शन 17 के तहत सरकार वीएसपी को कैप्टिव आयरन ओर माइन अलॉट कर सकती है, लेकिन सरकार ने इस विकल्प पर गौर करने की जरूरत नहीं समझी। तथ्य आपके सामने है, सरकार अपना फैसला सुना चुकी है। सही है या गलत, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.